तो बच्चों रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ये चैप्टर है बहुत ही इजी। और अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, आईआईटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों में एक सवाल इससे आते हैं। और वो सवाल भी इतना इजी होता है कि तुम लोग सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। वो ज्यादा टफ होता नहीं है। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का चाहिए कहानी, क्योंकि 3D फिगर्स आपके सामने आएगा तो उसको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सॉलिड के बारे में। आइए देखते हैं। सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्रेसिबिलिटी। हम इसे दबा नहीं सकते। तुम बोलोगे सही बात है। ये ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं, और इनके अंदर अपना एक ताकत होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस जो सॉलिड के अंदर होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या ये सही बात है? बोलोगे हाँ, ये तो सही बात है। और इन सब को पैक करने में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। इसी वजह से इसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, या मूवमेंट भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। बोलो सही बात है या नहीं है? बोलोगे हाँ, है ना सही बात। कुछ तो बोलो। हाँ जी सर। सर। यस। यस, देखो, इसके अलावा इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, है ना, होता है। ये डिफ्यूज नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो बहुत स्लोली। डिफ्यूजन मतलब जानते हो ना क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। ये गैस कर सकता है और लिक्विड कर सकता है। जानते हो या नहीं जानते हो? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इसके अलावा लो वेपर प्रेशर इनका होता है, और इनके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि ये ठोस होते हैं। क्या होता है? ठोस। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो बंद कंटेनर के अंदर लगता है। जैसे कि तुम पानी डाल दो, ध्यान से सुनो, और प्रेशर कुकर को बंद कर दो, तो कुछ समय के बाद पानी वेपर बनेगा, आएगा और वापस से इसके ऊपर टकराएगा, इस सरफेस के ऊपर। इसे कहते हैं वेपर प्रेशर, तो वीपी। तो सॉलिड तो वेपर ही नहीं बनेगा, तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा? इसलिए इसका वेपर प्रेशर बहुत ही लो होता है। गॉट इट? बोलोगे हाँ। ये ठोस होता है, बोलोगे सही बात है। तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड। एक्चुअली सॉलिड दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्त? दो तरह के। चलो मैं बताता हूँ। हाँ, दिया तो है, दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अमॉर्फस जो है ना, इसे हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं, और क्रिस्टलाइन को कहते हैं ट्रू सॉलिड। क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड। अब आओ देखें डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस। तुम बोलोगे इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है, तो जवाब है हाँ, ऐसे ही पढ़ना है। सुनते जाना है एकदम ध्यान से। हमने सॉलिड को कैटेगराइज किया है कितने तरीके में? दो तरीके से। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन, एक को कहता है अमॉर्फस। डिफरेंस क्या क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। इस डिफरेंस को मैं कहूंगा याद कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल देखने को मिला है एग्जाम में। तो याद ही कर लोगे तो अच्छा होगा। आइए डिफरेंस क्या क्या देखिए। इसके पास डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ये इरेगुलर शेप होता है। तुम बोलोगे नहीं समझ आया। तुम बोलोगे सर समझे ही नहीं, क्या आप बात कर रहे हो, क्या कहती हो ममता? तो मैं बोलूंगा ठीक, नहीं समझे तो लो समझो आप। हाँ सर। क्या ममता है? ठीक जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ सर। अरे यार, एक मिनट रुको, इधर बताते हैं। ममता एक मिनट रुको, है ना। हाँ सर। कैन यू वेट फॉर फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो मैं तुम लोगों को क्या दिखा रहा हूँ। जानबूझ के ये दिखाना जरूरी है, नहीं तो विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हम्म
क्या ये एक सॉलिड है? तुम बोलोगे हाँ ये भी एक सॉलिड। दिख रहा है सॉलिड, दिख रहा है, बोलोगे हाँ ठीक है। लो एक और सॉलिड बनाते हैं। पार्टिकल्स देखो पास पास ही है ना, एटम्स ये सब पास पास देख रहे हो। तो तुम बोलोगे सर इसमें एक चीज गौर करने जैसी है कि यहाँ पे एक पैटर्न है, हमें दिख रहा है, इसे रोम्बस शेप में, है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ दोस्तों। बट यहाँ तो कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई और पैटर्न, यहाँ कोई और पैटर्न। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो अरेंजमेंट है इरेगुलर है ना, कुछ ऐसे पार्टिकल ऐसे पार्टिकल। इसको और अच्छे से दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो। देखो ये ऐसा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखो। इसमें एक ज्योमेट्री दिख रहा है, ऐसे 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 दिख रहा है, ज्योमेट्री दिख रहा है। तुम बोलोगे हाँ। इसमें लो पार्टिकल्स को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। क्या ज्योमेट्री दिखाओगे भाई? इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो। क्या कोई ज्योमेट्री दिख रहा है यहाँ पे नहीं। दोस्तों? कोई ज्योमेट्री यहाँ पे सेम जैसा नहीं दिख रहा है। बट यहाँ सब जगह हमें स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान से सुनते जाना, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना एक जियोमेट्री होता है। क्या होता है? जियोमेट्री। बताओ कोई दिक्कत? यानी उसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है ना, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। यानी बहुत दूर तक सिस्टम में सब पार्टिकल्स तुमको दिखेंगे। और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है इसका? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी इसमें पार्टिकल्स काफी कुछ देर के लिए तुमको ऑर्डर में भले ही दिख जाए कि देखो ये भी सर क्यूब, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, कुछ देर तो दिख गया, लेकिन ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना? इस तरीके से होता है। तो इस तरह के सॉलिड को कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड या फिर स्यूडो सॉलिड, जिसमें जो पार्टिकल है ना अरेंज होते हैं, लेकिन वो कुछ ही दूर तक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, फिर अजीब तरीके से हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ आगे। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जबकि ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। आप जानबूझ के भाई इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहोगे? बोलो तो बता दे। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाया अमॉर्फस सॉलिड। इनके बीच में मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, सॉलिड ही है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी लगा। तो तुम बोलोगे सर इसमें फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉन्ड तोड़ना है। तो 12 × 10 जूल कर दो। क्योंकि सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बताओ? बोलो बोलो। तो हम बोलेंगे हाँ। कि भैया 12 × 10 यानी 120 जूल एनर्जी दे दो, तो ये मेल्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे ठीक। यानी यहाँ पे एनर्जी हमने फिक्स कर दिया, 120 मतलब 120 ही चाहिए। यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ये बॉन्ड लेंथ बहुत लंबा है, इसको एनर्जी हो सकता है 8 जूल चाहिए। ये छोटा है, इसको हो सकता है 12 जूल चाहिए। इसको हो सकता है कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे एक रेंज चलता है। तुम बोलोगे हाँ हो सकता है 100 जूल से लेके 130 जूल के बीच में ये टूट जाए। समझ रहे हो ये रेंज? लेकिन यहाँ एकदम फिक्स, एकदम शार्प वैल्यू आएगा। बोलो कोई दिक्कत? सो मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जबकि इसका एक रेंज होता है। क्या होता है? एक रेंज। गॉट इट या नहीं गॉट इट बताओ? हम्म। इसके बाद क्लीवेज प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी सोचे हो कि तुम ग्लास को जब तोड़ते हो और उस पे हाथ वाथ रख देते हो, उंगली कट जाता है, कटता है कि नहीं कटता है?
हाँ। तो किस चीज से कटता है? रफ चीजों से कटता है उंगली या स्मूथ चीजों से कटता है? रफ छूने से। चीजों से। रफ चीजों से। देखो इधर ध्यान से सुन। ये पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, बार बार मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। अरेंजमेंट है सॉलिड्स का। ये देखो, इसको जब आप चाकू से काटते हो, या तो यहां से काट दो या तो यहां से काटो, तो एकदम स्मूथ सरफेस आएगा। इसे कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लीवेज प्रॉपर्टी। यानी जब कट करोगे ना तो एकदम स्मूथ सरफेस आएगा, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा है। जबकि इसमें उबड़ खाबड़ रफ सरफेस आएगा। किसमें? स्यूडो सॉलिड में। किसमें आता है? स्यूडो सॉलिड। क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट इरेगुलर है। कैसा है? इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ऐसा होता है। जब चाकू से कट करोगे तो इरेगुलर अरेंजमेंट। कभी ग्लास को कट किए हो? तुमको ऊपर से हाँ स्मूथ लगेगा दिखने में, बट वो कैसा होता है? इरेगुलर। कैसा होता है? इरेगुलर। इसीलिए हाथ से अगर छू दोगे ना थोड़ा सा, उंगली कट जाएगा। समझ में आया? हम्म। यस। आइए आगे। Heat of fusion. They have a definite and characteristic heat of fusion, and they do not have definite heat of fusion. Heat of fusion क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब किसी चीज को आप मेल्ट कर रहे होगे तो एनर्जी देते हो भाई, हीट देते हो। क्या तुरंत पानी गर्म हो जाता है अगर पानी को गर्म करते हैं तो? ममता। नहीं, तुरंत नहीं होता ना सर। तो बाकी एनर्जी कहाँ गया भाई? 1 मिनट तक अगर एनर्जी दिए जा रहे हो, पानी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है, क्या हो गया फिर? वो 1 मिनट का एनर्जी कहाँ गया? उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। वो बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है। ठीक है। तो इनका एक हम्म। परफेक्ट होता है, डेफिनेट होता है हीट ऑफ फ्यूजन। बट इसका फिर से क्या होता है? डेफिनेट नहीं होता, वही बॉन्ड की वजह से, इरेगुलर ज्योमेट्री की वजह से। गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ। बोलोगे हाँ। ये वाला नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लो बक्से में बंद। इसके ऊपर तुम अच्छे अच्छे बुक्स में सवाल भी देखोगे, और सवाल आया भी हुआ है। ये लोगों को समझ में भी नहीं आता। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर में, है ना? यानी डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है इसका नेचर, जबकि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। तुम बोलोगे नहीं सर समझ में नहीं आया। आइसो मतलब सिमिलर, ट्रॉपिक यानी डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में एक जैसा चीज है। आओ देखो समझो इसको अच्छे से। इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, हलवा है ये। ठीक है। परोस रहे खा लो। मान लो ये रेगुलर है अरेंजमेंट। हाँ मुझे पता है देखने में नहीं लग रहा, बट मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ है। मैं रोशनी पास करता हूँ, रोशनी इधर से। इधर से ये ऐसे रुको, एक काम करते हैं ऐसे। जिससे जो पूछेंगे वो बताते जाना। इधर से पास करते हैं। अभी ये रोशनी कितने पार्टिकल को छूते हुए गुजरा है? 2 पार्टिकल को। बोल लो भाई बोल लो। अच्छा चीज बता रहे हैं, हाँ सर। आइसोट्रोपिक है आइसोट्रोपिक। 2। यस। अब बताना ममता, अब कितने पार्टिकल हम्म। को छू के गुजर गया? 4। 4। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये देखना। अ, 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 अब कितना? 3। 3 पार्टिकल। और हम जानते हैं कि लाइट जब जब किसी पार्टिकल से टकराएगा वो बेंड हो जाएगा, हाँ या ना? जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन हाँ। कहते हैं। या ये कह सकते हो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलोगे हाँ सर, ये तो कहते हैं। क्या पढ़े हो ये बचपन में कभी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो इन मीडियम अपॉन वैक्यूम, है ना? स्पीड ऑफ लाइट हाँ। इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यही होता है कि नहीं होता? तुम बोलोगे हाँ। हाँ। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है। ये होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है।
कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या टू पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा? बोलोगे हाँ, क्योंकि कम पार्टिकल से टकराया है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही, स्पीड थोड़ा ही कम होगा। बट इसमें स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, चार चार पार्टिकल से टकराया। इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, बट टू से ज्यादा ही होगा। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। पार्टिकल से टकराएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा ना लाइट का। बोलोगे हाँ, सबसे ज्यादा चेंज इसमें आएगा। ठीक, बोलो ठीक है। हाँ सर देखो, ठीक है। ठीक। अब देखो ये वाला, इरेगुलर वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा है। अब वो अलग बात है, तुम लोग हल्के में ले रहे हो, ले लो। जब समझ नहीं आएगा तब पूछना। ठीक है, ये भी एक सॉलिड है। अब यहां से रोशनी हमने पास करवा दिया, लो। ठीक है, यहां से पास कर दिया। तो प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि हाँ, इसमें भी कभी पार्टिकल दो से, कभी तीन से निकल रहा है। लेकिन इसका हमने जब कुल मिला के डेटा चेक किया ना, सभी लोग सुनेंगे, जब इसका कुल मिला के हमने डेटा चेक किया, तो ऑन एन एवरेज इसमें जो अंतर है बहुत कम आया। इसमें डिफरेंस क्या था? बहुत ज्यादा था। इसमें डिफरेंस क्या था? बहुत ज्यादा था। गॉट इट? सुन लो। बट इसमें डिफरेंस क्या था? बहुत ही कम। इसमें डिफरेंस क्या था? बहुत कम, बहुत कम। गॉट इट? और इसमें डिफरेंस क्या था? बहुत ज्यादा। बोलो कोई तकलीफ? अरे बोलो, कोई दिक्कत? नहीं नहीं समझ आया? सर। नहीं। तो इसको और एक दूसरे तरीके से समझो। अरे यार, एक कॉल आ रहा है। हेलो, आई एम इन साइड क्लास। आई एम इन क्लास। आई एम इन क्लास। यस। तो ये देखो, ये चावल का एक प्लेट मैंने बनाया, ध्यान से देखना। और इसमें मैंने क्या किया, इधर येलो कलर से दाल डाल दिया है, दिखा? और ये ब्लैक कलर का चावल है। कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर हमने क्या किया ना, चावल और दाल दोनों को ही मिक्स कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जो लाइट पास किया, तो सिर्फ दाल को पास किया, यहां से पास किया तो सिर्फ चावल को, यहां से पास किया तो चावल दाल दोनों को, और इसमें चावल दाल दोनों को। देख रहे हो? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो R1, इसका R2, इसका R3, तीनों का अलग है ना। लेकिन इसमें तो बार बार वही आएगा भाई, बार बार चावल दाल ही आ रहा है ना, देखो। आ रहा हाँ है कि सर। नहीं आ रहा? तो क्या किसी भी डायरेक्शन से इसमें, इस सॉलिड में हम लाइट को पास करवाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा? किसी भी डायरेक्शन से नहीं। नहीं। नहीं चेंज होगा। चेंज ही नहीं होगा, और होगा भी तो इतना कम होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इसमें, इस सॉलिड में अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से पास करवाएंगे लाइट, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बिल्कुल। तो ये है दोस्त ट्रू सॉलिड। ये क्या है? ट्रू सॉलिड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से सुनना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, है ना, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होता है? डायरेक्शन डिपेंडेंट। यानी अलग अलग डायरेक्शन से लाइट को पास करवाओगे तो उसी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी सॉलिड के लिए अलग अलग आएगा। गॉट इट? जबकि इस तरह के सॉलिड जिसे कहते हैं स्यूडो सॉलिड, या क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं? अमोर्फस। तो इसमें किसी भी डायरेक्शन से आप लाइट पास करवा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो लाइट के ऊपर, सॉरी, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते। बोलो, मैंने सही बोला? डायरेक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते, क्रॉस यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। हम्म। हम्म। यहाँ कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। नहीं, कोई दिक्कत। अब एक मस्तिष्क वाला बात बोलते हैं। कभी प्रिज्म का तुमने नाम सुना? प्रिज्म हाँ। ग्लास का हम्म। बना होता है। किसका बना होता है? ग्लास का। ठीक है। और तुम्हें पता होगा फिजिक्स लैब में प्रिज्म का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि प्रिज्म इज अ स्यूडो सॉलिड, और स्यूडो सॉलिड
एन आइसोट्रोपिक, सॉरी, स्यूडो सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? आइसोट्रोपिक। दैट मीन्स दे आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं? इनको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लाइट को इधर से लेके जाओ, इधर से लेके जाओ, उधर से लेके जाओ, प्रिज्म में हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आएगा। समझ में आया? अगर प्रिज्म की जगह कोई ट्रू सॉलिड ले लोगे ना, तो भैया इधर से लाइट लेके जाओगे तो पता चला R1 आया, उधर से लेके जाओगे तो R2 आया। समझ में आया? तो ट्रू सॉलिड में, ट्रू सॉलिड को हम इसीलिए फिजिक्स लैब में यूज ही नहीं करते। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट। अरे, मान लो ये ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म, ग्लास का नहीं है, हमने प्रिज्म किसी और चीज का ले लिया। किस चीज का लिया? ट्रू सॉलिड का। तो कोई इधर से लाइट पास करवाया, उसका R1 आया। कोई इधर से पास करवाया, उसका R2 आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई इधर से पास करवाया, R3 आया। कोई इधर से पास करवाया, R4 आया। अब चारों बच्चों का इसी मिरर के, इसी प्रिज्म के लिए अलग अलग चीजें आई है ना? तो इस चीजों को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। इसे क्या कहते हैं? एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसो यानी डिफरेंट, ट्रॉपिक यानी डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और अगर ये प्रिज्म इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, सब तरफ एक ही जैसा, तो इसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक यानी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से सेम। गॉट इट या नहीं गॉट इट? हेलो, हाँ। क्लास में हूँ। क्लास के बाद करूँ कॉल या मैसेज? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? मुझे लगता है ये चीज नहीं। काफी अच्छे से समझ में आया। एनाइसो यानी डिफरेंट, ट्रॉपिक यानी डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नेचर। आइसो यानी सेम, हम्म। सेम, सेम और डायरेक्शन यानी सेम चीजें होती है किसी भी डायरेक्शन से ले आओ। बोलो, इनको डायरेक्शन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट और ये होते हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट। चाहो तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखना? म्यू। म्यू लिख देते हैं। बोलो, फ्रिक्शन नहीं है ये म्यू। याद रखोगे दोस्तों? ये अच्छे से समझाया है ना? समझ में आया है ना? हाँ सर। इसको अभी मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ लोगे ना ममता, तो इस चैप्टर को तुमको पढ़ने में मुश्किल से लगेगा कितना, 5-10 मिनट, और चैप्टर को याद करने के लिए आधा घंटा देना पड़ेगा। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये मैंने बता दिया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, है ना? अगर स्क्वायर देखोगे तो स्क्वायर ही स्क्वायर देखते रहोगे दूर तक। और इसमें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, कुछ देर देखोगे फिर इरेगुलर हो जाता है। बता ही दिया। एग्जाम्पल इसका वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड, मेटल्स, डायमंड्स जितने होते हैं, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड। लोहा वोहा जो आसपास देखते हो ना, मेटल वेटल, वो सब कैसे होते हैं? क्रिस्टल्स। कैसे होते हैं? क्रिस्टल। अरे देखते हो ना आसपास चीजें? हाँ। बोलोगे हाँ हाँ। वो सब क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्लास्टिक, रबर, और तो और ग्लास भी ले लो, इसमें शीशा, ग्लास, ये सब क्या होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, ग्लास को हम लोग या अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। देख लो इधर, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों? जब तुम बहुत पुरानी बिल्डिंग्स को देखोगे ना, जो 200 साल 300 साल पुराना है, तो उसके ग्लास को देखना खिड़कियों में। कभी देखी हो ममता? कोई हवेली गई हो हजारों करोड़ों साल पुराना? नहीं सर। जब जाओगी तो मान लो ये ग्लास है, तो देखोगी ग्लास का जो खिड़की विड़की है, उसका बेस बहुत ही थिक होता है, ऊपर बहुत ही थिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 200 300 साल में ये ग्लास थोड़ा 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 फ्लो करके नीचे आ गया होगा, इसीलिए ये मोटा हो गया और ये पतला इधर। गॉट इट? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। आया ना? हाँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अब मैं बता दूं, इस चैप्टर में अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये सॉलिड पढ़ना है। इसका कहानी खत्म हो गया, इसमें इतना ही पढ़ना था। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, अमॉर्फस हो गया, अमॉर्फस का छुट्टी। अब क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में भी पढ़ते हैं दो ही तरह का सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे अरे यार फोटो दिया ही था, क्या मतलब था सिस्टम। ये फोटो, ये फोटो के ऊपर मैं एक सवाल दूंगा, ठीक है? हम्म। ये सवाल पूछा गया था नीट या फिर आईआईटी में, काफी तगड़ा सवाल था। उसमें से पूछा था इनमें से कौन अमॉर्फस सॉलिड है। क्वार्ट्ज भी दिया था, क्वार्ट्ज ग्लास भी दिया था, ठीक है? काफी तगड़ा दिया था। और उसमें उसने आंसर माना अमॉर्फस इसको, क्योंकि ये देख रहे हो,
इरेगुलर अरेंजमेंट, और ये लगभग रेगुलर अरेंजमेंट है ना, दिख रहा है? हाँ। बोलो भी यस। ये है हमारा क्रिस्टल सॉलिड, देख रहे हो पार्टिकल का अरेंजमेंट। हेलो। हाँ सर। ओके, सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन ऑन जूम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, पार्टिकल का नहीं अरेंजमेंट सर। देख लो। नहीं है ये तो है, अरेंजमेंट ही तो है। अब मैं एक चीज बता दूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी अलग अलग तरह के सॉलिड्स। जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसमें नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। दूसरा पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। तीसरा मेटालिक सॉलिड। चौथा हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड। हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है हमें, वो कौन कौन सा सॉलिड पता है ममता? ये पढ़ना है डिटेल में, काफी ज्यादा डिटेल में, और थोड़ा हम्म। बहुत ये टच करेंगे, हो गया खत्म, चैप्टर समाप्त। ठीक और है, बाकी का गया। नहीं पढ़ना, बाकी का सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये नाम तो अभी ऊपर में जो दिया है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये सब वो बच्चे समझ पाएंगे जिनका केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है। नॉन पोलर याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर, उसमें डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स काम करता था। ममता, मृणाली, याद आया? सर। आया। इंस्टैंटेनियस डाइपोल भी उसे कहते थे, उसे कहते थे इंस्टैंटेनियस डाइपोल, है ना, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो क्या ये डिस्पर्सन फोर्स फोर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं क्या मृणाली? डिस्पर्सन फोर्स तो बहुत वीक होते हैं ना, डिस्पर्सन फोर आर वेरी वीक फोर्स, है ना, ये तो कुछ क्षण के लिए ही बनते हैं, दे आर वेरी वीक, राइट? बोलो बोलो। तो ये हाँ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2। तुम बोलोगे एक मिनट, H2 तो गैस होता है, I2 तो गैस होता है ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? H2 तो हाइड्रोजन तो गैस होता है। हाँ गैस होता है। जब आप इसको फ्रीज कर दोगे ना, लिक्विड बना दोगे, सॉलिड बना दोगे, तब जो, तब का बात किया जा रहा है, गॉट इट? बोलो भाई, तब का बात किया जा रहा है। हाँ CO2, सर। ड्राई CO2 याद है ना? डेड बॉडी इसमें रखते हैं, ड्राई CO2 में। जो लोग डेड हो जाते हैं ना मॉर्चरी में, उसको ड्राई CO2 में ही रखा जाता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो इनका जो फिजिकल नेचर होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये बड़ा वीक फोर्स है ना? ये क्या है? वीक फोर्स, बहुत वीक। दिस इज वेरी वीक फोर्स। नाम क्या है? लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस का प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कुछ फ्री नहीं है, अकेला खाली नहीं बैठा है, तो वो इंसुलेटर ही होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम पे मेल्ट कर जाएंगे, है ना? थोड़ा सा तापमान दोगे मेल्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वीक फोर्स है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा टूट जाएंगे। हाँ या ना? हाँ। यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलर। पोलर में बताए थे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। तुम बोलोगे यस, याद है। H2O को इसमें डाल सकते हैं? नहीं, H2O भी है एक तरह का पोलर फोर्स, बट वो स्पेशल केस है, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आया? फोन के बारे में मैंने बताया था, फोन विथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन वीक इंटरेक्शंस। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है क्या? कोई कुछ बोलता नहीं। और ये सारे फोर्स, चाहे नॉन पोलर हो, पोलर हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, एटम्स के बीच में नहीं लगता। तो मैं बता रहा हूँ पोलर फोर्स ये भी वीक ही होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, HCl SO2। जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं उनको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। फिजिकल नेचर सॉफ्ट ही होगा, वीक इंटरेक्शन होता है ना, कमजोर होता है। ये भी इंसुलेटर होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो ही होगा, थोड़ा सा तापमान दो खत्म, मेल्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ये इन सब के कंपैरिजन में, इनके इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है। कंडीशन क्या है? फोन होना चाहिए, फोन विथ हाइड्रोजन। केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़े हैं उनको पता होगा। एग्जाम्पल है H2O। अगर इसी को सॉलिड बना दो, यानी ठंडा कर दो, इन सबको सॉलिड बना के ही देखना है भाई, सबका सॉलिड। तो H2O को जब सॉलिड बनाते हैं तो वो उसका फिजिकल नेचर बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक वाटर मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद आ रहा है मृणाली? याद आया? चार हाइड्रोजन हाँ बॉन्ड सर। बनाता है। यस।
जबकि HF मॉलिक्यूल के बारे में भी मैंने बताया था, वो दो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करता, क्यों? लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए पानी क्या होता है? इंसुलेटर। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट? यस। हाँ और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? लो भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ मेल्ट होने लगता है, देख रहे हो ना? यानी वीक फोर्स है ये भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी। अब बात करेंगे आयनिक फोर्स। तो आयनिक फोर्स के, आयनिक सॉलिड्स के बारे में जानते हो? आयनिक इंटरेक्शन हमने पढ़ रखा है ना? आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़े हो? अरे इलेक्ट्रॉन दे देता है, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है। Na इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये बन जाएगा Na+, ये बन जाएगा Cl-। और इनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे कहते हैं कुलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बड़े स्ट्रांग फोर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। याद रखना, ये बहुत ज्यादा ताकतवर फोर्स होता है, इसीलिए बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं, है ना? टूट जाते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, ये नेगेटिव, ये इसके साथ पेयरिंग में जुड़ा हुआ है, तो ये फ्री नहीं बैठा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जब जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, तब तब ये बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन अगर आप इसको मोल्ट कर देते हो या पानी इसमें मिला देते हो, तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, गॉट इट? जैसे कि नमक को NaCl में पानी मिला दो, गुड कंडक्टर हो जाएगा। NaCl को मेल्ट कर दो, गुड कंडक्टर हो जाएगा। बट सीधा NaCl से करंट पास नहीं होगा, गॉट इट? इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, नमक को ही मेल्ट करके देख लो, 1000 से ऊपर ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, 1000 डिग्री से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, गॉट इट? आओ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आगे का सॉलिड।